हाय स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट कल वाले पॉइंट से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो कल हमने लोकेशन ऑफ रूट का जो टाइप पढ़ा था, दैट वाज टाइप 3। टाइप 3 में क्या था कि बोथ रूट्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द गिवन नंबर। मतलब ये लाल वाला जो रूट है ना, रेड वाला, ये दोनों, सॉरी रूट नहीं बोल रहा, ये लाल वाला जो नंबर है, ये दोनों रूट्स के बीच में आ रहा है। तो क्लियर सी बात है कि एफ ऑफ डी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। और अगर एफ ऑफ डी नेगेटिव हो गया, इसका मतलब वो अल्फा और बीटा के बीच में ही है, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में ही नेगेटिव आ रहा है आंसर फंक्शन का। ठीक है। क्योंकि अल्फा के पहले तो पॉजिटिव आ जाएगा, और अल्फा के बाद में भी कोई भी लोगे तो भी पॉजिटिव आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, वेरी नाइस। सो एफ ऑफ डी शुड बी नेगेटिव, एंड बस इतनी ही कंडीशन होनी चाहिए, इसमें डिस्क्रिमिनेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोलो कि नहीं सर मैं तो लगाऊंगा डिस्क्रिमिनेंट, क्या दिक्कत है, डिस्क्रिमिनेंट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। ये कंडीशन अपने आप में चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि भाई दो रूट्स तो आ गए हैं। क्योंकि एफ ऑफ डी नेगेटिव है, मतलब फंक्शन नेगेटिव हो रहा है। और अगर फंक्शन नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन जो है एक्स एक्सिस के नीचे आ चुका है। और एक्स एक्सिस के नीचे कब आएगा? जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। और एक्स एक्सिस को जब वो कट करेगा, इसका मतलब उसके दो रूट्स तो है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइंड ए फॉर विच बोथ रूट्स, फॉर विच both roots lie on either side of the quadratic equation. Both roots lie on either side of, एक मिनट, x is equal to -1. Okay. For the quadratic equation, for the quadratic equation, this a square minus 5a plus 6 इंटू एक्स स्क्वायर। देखना, एक खतरनाक इक्वेशन देने वाला हूँ, आपको डरना मत। -a - 3 इंटू एक्स प्लस 7। ठीक है। बच्चों, हम लोगों के कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। एक भी डाउट नहीं आना चाहिए आपको, रटने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए ना, आपको ऐसा ना लगे कि आई हैव टू क्रैम। आप लॉजिकली सोचेंगे। क्या बोला है यहाँ पे? फाइंड ए कर लेंगे, किसके लिए? फॉर विच, देखो इधर हर कोई, प्लीज स्टॉप राइटिंग, प्लीज प्लीज स्टॉप राइटिंग। फॉर विच बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1। मतलब एक्स इज इक्वल टू -1 कहाँ होगा एक्स एक्सिस में? देखिए, ये रहा एक्स इज इक्वल टू -1, और -1 के अगल बगल में होने चाहिए दोनों रूट्स। ये हमको क्वेश्चन में कहा जा रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमसे कि एक्स और सॉरी -1 के अगल बगल में, -1 के इस तरफ और -1 के उस तरफ, दोनों की दोनों रूट्स हो। तो ये कंडीशन आपको लगानी है। तो बेसिकली अपने को क्या करना है यहाँ पे? क्या लिखूं मैं ऐसी कंडीशन की -1 दोनों रूट के बीच में आ जाए। दोनों रूट अगर अल्फा बीटा है, -1 उनके बीच में आ जाए। एक ही कंडीशन होती है, ये तो सबसे सिंपल केस होता है। एफ ऑफ -1 नेगेटिव। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर पहली कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट की लगाओ। आज नहीं, आज से 2-3 महीने बाद आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लगा भी लोगे ना डी पॉजिटिव, तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको टाइम ज्यादा लगेगा। एफ एफ ऑफ -1 नेगेटिव है, इसका मतलब कि दो रूट्स तो आ चुके हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो आपका ग्राफ है वो नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव हो रहा है तो एक्स एक्सिस के नीचे है। एक्स एक्सिस के नीचे मतलब ये एक्स एक्सिस है ना, उसको क्रॉस करके नीचे आया होगा। और क्रॉस करके उसको नीचे आया मतलब दो बार कट कर चुका है, बस सिंपल सी बात। तो हम एफ ऑफ -1 निकालना चाहेंगे, लेकिन अब आपके मन में ख्याल आएगा कि सर हाउ आर वी श्योर? ये देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है, सो दिस इज एक्टिंग लाइक कैपिटल ए एक्स स्क्वायर माइनस, या प्लस लिख देते हैं, प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, दिस इज एक्टिंग लाइक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन आप कैसे बता सकते हो मुझे कि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है
वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि यार ग्राफ तो ओपनिंग अपवर्ड है। अभी तक अपने को लीडिंग कोएफिशिएंट बड़े अच्छे मिल रहे थे, आप चेक करो ऊपर, हमको लीडिंग कोएफिशिएंट्स काफी अच्छे मिल रहे थे, पॉजिटिव मिल रहा था। लेकिन अभी लीडिंग कोएफिशिएंट हमको क्या मिल गया है, कुछ अननोन टाइप मिल गया है। क्या करना चाहिए बताइए, लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेते। तो लीडिंग कोएफिशिएंट को देखिए पॉजिटिव कैसे बनाएंगे। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ओके। ये जो कोएफिशिएंट है, हमको नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आई डोंट नो। हम लोगों ने इसका डिस्क्रिमिनेंट, अच्छा ये अपने आप में क्वाड्रेटिक है, ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है ना, ये अपने आप में एक छोटा सा क्वाड्रेटिक है। तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट आप चेक कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे वाह, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो तो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है ना। ना ना, आप ये मत सोचो कि अच्छी बात है, ये तो बुरी बात हुई ना। ये नेगेटिव होता अगर, अगर इसका डी नेगेटिव आता तो अपन क्या बोलते हैं, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, कोई भी क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आता है तो ये छोटू क्वाड्रेटिक होती ना, अगर इसका भी डी नेगेटिव आ जाता तो मतलब इसका जो छोटू सा ग्राफ बनता अगर साइड में, ये हमेशा पॉजिटिव रहता। बट क्योंकि इसका डी नेगेटिव नहीं आया है, मतलब इसके रूट्स होंगे, मतलब समझ रहे हो मेरे कहने की बात यह है कि ये जो कोएफिशिएंट है, वी कैन नॉट बी वेरी श्योर, अदरवाइज वी कैन नॉट बी वेरी श्योर दैट इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हमको पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहले इसको इंश्योर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, मैं आपको एक बहुत शानदार तरीका बताता हूँ। ये बुक्स में रेयरली गिवन होता है, रेयरली गिवन होता है बुक्स में। क्या करो आप, है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट से डर लग रहा है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो इसी से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। तो ए स्क्वायर माइनस 5a+6 एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 3 × x +7 इज इक्वल टू 0। आप क्या करो, ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है ना, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट a है, इसी से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। ठीक है, तो आरएचएस में तो क्या आ जाएगा, देखो इधर 0 है, और एलएचएस में क्या आ जाएगा वो अपन देखते हैं। ये आई विल इरेज दिस वन, बट ये आइडिया है। तो अपन क्या करेंगे, ये वाला जो बड़ा सा आइटम है इससे डिवाइड कर देंगे। अब देखने में लग रहा है काफी डिफिकल्ट कि सर कैसे डिवाइड कर रहे हो इतने बड़े आइटम से, बट वी विल डू दैट। यस, कोई कुछ पूछना चाह रहा था? a² - 5a+6, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a² - 5a+6, यहाँ पे भी हो जाएगा a² - 5a+6। ठीक है, तो ये तो बेसिकली कटवट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज गेटिंग कैंसल्ड, और जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, x² माइनस a - 3 × x। ओके, अपॉन, अब देखो ये बड़ा सा नंबर आ रहा है अपॉन में, a² - 5a+6। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी आ रहा है 7/a² - 5a+6 equals to 0। This is now the quadratic equation। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है बेटे, डोंट वरी, अभी जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी बट अभी जरूरत नहीं है। आई विल डू दैट। अब आपको क्या करना है कि f(-1) नेगेटिव लगाना है, अब लगा दो आप, है ना। तो पहले अपन ने क्या करा, पहले अपन ने बोला मेकिंग लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, मेकिंग लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव। अब देखो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1। क्यों पॉजिटिव बनाया अपन ने इसको, हमने इसको इसीलिए पॉजिटिव बनाया है ताकि, ताकि ये ग्राफ डेफिनेटली ओपनिंग अपवर्ड बन जाए। हम ओपनिंग अपवर्ड के लिए हमने सारे केसेस पढ़े, अगर ओपनिंग डाउनवर्ड होता ना तो उल्टा करना पड़ता है अपने को, फिर अपने को अल्फा बीटा लेना होता, और -1 पर आंसर पॉजिटिव आ रहा होता तो अपने को उल्टी कंडीशन लगानी पड़ती है, f(-1) इज ग्रेटर देन 0। बुक्स में क्या बताते पता है, बुक्स में बताते हैं कि पहले केस 1 ले लो, फिर f(-1) नेगेटिव लगा दो, फिर केस 2 ले लो, फिर f(-1) पॉजिटिव लगा दो, और दोनों केसेस का यूनियन ले लो। भाई साहब इतना अपने को नहीं करना है, मैं आपको इतना शानदार तरीका बता रहा हूँ कि आप सिर्फ एक ही केस लो कि ओपनिंग अपवर्ड बने। ओपनिंग अपवर्ड के लिए आपको इतना तो इंश्योर करना पड़ेगा कि लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 कर दिया अपन ने, अब ग्राफ डेफिनेटली ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। अब अब आप क्या करो,
अब इसके बाद एफ ऑफ माइनस वन की कंडीशन लगा दो। नाउ एफ ऑफ माइनस वन शुड बी नेगेटिव। एफ ऑफ माइनस वन मतलब बड़ा आसान, देखो इधर, एफ ऑफ माइनस वन मतलब दुनिया में जहां जहां एक्स है, यहाँ पर और यहाँ पर, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस वन रख दो। माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब प्लस वन आ जाएगा, माइनस ए माइनस थ्री इंटू यहाँ पर भी माइनस वन रख देंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स प्लस सेवन अपॉन ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स, ये होना चाहिए नेगेटिव। ओके, बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो अपन एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स। ओके, और ऊपर भी अपन लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स प्लस ए माइनस थ्री प्लस सेवन इज लेस देन जीरो। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस ए, ये आ जाएगा माइनस फोर ए। ठीक है, सिक्स माइनस थ्री प्लस थ्री प्लस सेवन इज टेन। ओके, अपॉन ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स। अच्छा, इनइक्वालिटी सॉल्व करते तो अपने को आता है ना। दिस इज समथिंग दैट वी कैन इजीली डू, क्योंकि अपन ने इसकी बहुत प्रैक्टिस करी है। मैंने आपको इसीलिए प्रैक्टिस कराया था, अदरवाइज आपको ये हॉन्ट करता आगे तक, हर क्वेश्चन में इनइक्वालिटी आ जाएगा। तो आपको आना चाहिए। अच्छा देखिएगा इधर ध्यान से एवरीवन, ये वाली इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे, वी हैव डन इट इन क्लास हेल लॉट ऑफ टाइम्स। प्रिलिप में अपन ने करे बहुत सारे क्वेश्चंस। क्या करते हैं अपन, बताइए मुझे। फैक्टराइज। फैक्टराइज करेंगे, बिल्कुल सही बात है यार। तो मैंने इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करा, नीचे वाला तो इजीली फैक्टराइज हो गया, ए माइनस टू इंटू ए माइनस थ्री, कोई टेंशन नहीं आया। ऊपर वाला देखते हैं अपन, लेस देन जीरो। ऊपर वाला फैक्टराइज करते हैं। न्यूमरेटर इज कमिंग डी नेगेटिव। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, डी नेगेटिव आ गया इसका। नॉट कंसिडर द वैल्यू। सॉरी, मेरे को आवाज नहीं आई आपकी। वुड नॉट कंसिडर दैट वैल्यू। हाँ बिल्कुल, डी नेगेटिव आ गया, मतलब ये जो गोला मारा है ना मैंने, ये वाला आइटम जो है इसका डी नेगेटिव है, मतलब ये वाला आइटम हमेशा पॉजिटिव है। यार किसी भी, ये क्वाड्रेटिक है राइट, ये अपने आप में क्वाड्रेटिक है, तो इस क्वाड्रेटिक का कुछ ना कुछ ग्राफ होगा। इसका ग्राफ जो भी आ रहा होगा ना वो हवा में लटका हुआ आ रहा होगा। ये जो ऊपर न्यूमरेटर वाली क्वाड्रेटिक है, अपन इसको इंडिविजुअली एनालाइज कर रहे हैं कि ये हमेशा हवा में लटकी है, मतलब हमेशा पॉजिटिव। और इनइक्वालिटी में जो भी क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है अपन उसको हटा सकते हैं, तो वी विल डिवाइड बाय दिस से। अगर ये मसाला है तो मैं दोनों तरफ मसाला से डिवाइड कर दूंगा, तो इधर वन बचेगा, इधर जीरो पर मसाला बचेगा, दैट विल बी जीरो। और क्योंकि ये मसाला पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगा, इनइक्वालिटी विल नॉट बी रिवर्स्ड। एंड नाउ यू कैन डायरेक्टली राइट योर आंसर। ये तो खैर मैं ओरली लिख सकता हूँ बिना वेवी कर के, क्योंकि दो ही फैक्टर्स है। तो ए बिलोंग्स टू छोटा रूट से लेकर बड़ा रूट। आपको वेवी कर बनाना, यू मोस्ट वेलकम। ठीक है, वी वांट नेगेटिव, तो ये वाला रीजन चाहिए आपको, मतलब ये टू से थ्री वाला रीजन। तो एक्स बिलोंग, अच्छा टू और थ्री दोनों पे हॉलो होना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको इक्वल टू जीरो तो वैसे भी नहीं मिलने वाला है, होता तो भी आपको डिनोमिनेटर थोड़ी देता हो। ये डिनोमिनेटर में, इस कारण अपने को उसको ओपन रखना है। तो ए बिलोंग्स टू टू से लेकर थ्री, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। लिख लीजिए यहाँ तो। कैन स्क्रॉल अप। हम्म, स्टार्टिंग से देख लो। कोमल, कल का लेक्चर यूट्यूब में आज डाल दूंगा मैं पक्का, मैं प्रॉमिस, क्योंकि कल क्या हो रहा था, मैंने चार बार अपलोड किया तो हो नहीं रहा था यार, पता नहीं क्या दिक्कत थी। तो मैं आज उसको अपलोड कर दूंगा। प्लीज राइट एवरीथिंग डाउन।
लिख लिया आप लोगों ने ना? लिखो लिखो, आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको एक और सवाल दे रहा हूँ मैं भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आई एम स्टार्टिंग टू राइट इट डाउन। देखिए, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए for which zeros of the quadratic for which for which zeros of the quadratic polynomial a square plus a plus 1 x square plus a minus 1। हाँ विनायक बोलो। x In the last question, the answer would be 5. क्यों? सर क्योंकि a belongs to 2 and 3 और दोनों पे hollow bracket है, so nothing is included. नथिंग इज। आवाज एक तो आपकी काफी लो आ रही है, आवाज नहीं आ रही मेरे को। फिर से बोलो मुझे कि आंसर 5 होना चाहिए। 5 सर मतलब खाली ब्रैकेट 5, ओपन एम्प्टी। मैथमेटिक वाला 5। एम्प्टी सेट, एम्प्टी या सेट। या क्यों एम्प्टी सेट क्यों होना चाहिए? सर क्योंकि यहाँ कुछ इंक्लूडेड नहीं है ना, and also there are hollow brackets on both the तुम क्या numbers. सोच रहे हो कि 2 और 3 में इंक्लूडेड नहीं है तो 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर नहीं आता है? ये सोच रहे हो क्या? 2 और 3 के बीच में कितने नंबर आते हैं? Then that are infinity. हाँ तो 2 और 3 के बीच में जो इनफाइनाइट नंबर आते हैं, ए का वैल्यू हो सकता है, ए का वैल्यू 2.1 हो सकता है, 2.11 हो सकता है, 2.0001 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर ए के वैल्यू 2 से 3 के बीच में कुछ भी हुए, अगर ए का वैल्यू 2 से 3 के बीच में कुछ भी हुआ, तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी ना, इसके रूट्स -1 के अगल बगल में आ जाएंगे। बस यही तो है। जरूरी थोड़ी कि इंटीजर आंसर आना चाहिए। यहाँ पे कहा बोला है कि फॉर व्हाट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए। आपको सिर्फ बोला फाइंड ए। अगर आपको बोलता है कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, या लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, या ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, तो फिर देर देर वुड हैव बीन नन, जीरो इंटीग्रल वैल्यूज। आपको तो बस बोला है कि ए का वैल्यू निकालो, डेसिमल में नहीं हो सकता ए का वैल्यू। आ रहा है समझ में विनायक? यही डाउट था ना आपका? Yes sir. हाँ सर. ऐसे डाउट मत रखो। आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई 2 से 3 के बीच में बहुत सारे नंबर है। ओके, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ 3। ठीक है, तो हम्म ये है अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। अब आपको बोल रहा है कि ए का वैल्यू निकालिए सच दैट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ 3। आइदर साइड ऑफ 3 मतलब 3 के अगल बगल। ठीक है, तो दोनों रूट्स जो है अल्फा और बीटा, वो 3 के अगल बगल होने चाहिए, मतलब 3 इनके बीच में होना चाहिए। मतलब 3 कहीं ना कहीं इधर होना चाहिए, कहीं पे भी, एनीवेयर इन द मिडिल 3 यहाँ पर होना चाहिए। तो ये तो टाइप 3 वाला क्वेश्चन हो गया सिंपली, है ना? टाइप 3 वाला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अब देखो अपन यहाँ पर अपन क्या कंडीशन लगाएंगे। फर्स्ट कंडीशन अपनी एक रहेगी कि एफ ऑफ 3 क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव। बस एक ही कंडीशन रहेगी, ओनली कंडीशन। आप डिस्क्रिमिनेंट मत लगा देना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट लगा देते, क्या क्या नुकसान है। अरे मत लगाओ, यहाँ पे जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट है इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है। तो कोई मुझे बताएगा कि कैसे इसको पॉजिटिव बनाएंगे? एनीवन इन दिस क्लास? लीडिंग कोएफिशिएंट को कैसे पॉजिटिव बनाया जाएगा? We'll divide the whole thing by a square plus a plus यस, 1. वी विल डिवाइड द होल थिंग बाय ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। लेकिन ना उससे पहले आप इसका डिस्क्रिमिनेंट तो चेक करो। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव। इसका डी नेगेटिव आ गया, इसका डी लेस देन 0 आ गया, मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। डी नेगेटिव आने का मतलब इट इज ऑलवेज पॉजिटिव।
ये इतने का अगर मैं छोटू सा ग्राफ अपने इमेजिनेशन वाली दुनिया में बनाता हूँ तो इतने से का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है, अगर मैं इसको मसाला बोलता हूँ तो मसाले का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब मसाला इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपका लीडिंग कोएफिशिएंट तो वैसे भी ऑलवेज पॉजिटिव है ना, सिंस इसका डी नेगेटिव है, देयरफॉर दिस होल क्वांटिटी इज पॉजिटिव। ठीक है, तो दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव सिंस उसका डी नेगेटिव है। बस, तो अगर ये पॉजिटिव है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं अब तो, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव मतलब ग्राफ डेफिनेटली ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। हमको क्या टेंशन होता है कि ओपनिंग डाउनवर्ड ना बन जाए, क्योंकि मैं आपको सारे केसेस ओपनिंग अपवर्ड के लिए बनाता हूँ या फोर्स्ड ओपनिंग अपवर्ड। अगर ओपन नहीं हो रहा है ऊपर की तरफ तो आप जबरदस्ती उसको ऊपर ऊपर की तरफ ओपन कीजिए। ठीक है, खैर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर की तरफ ही ओपन होगा तो अपन डायरेक्टली डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू कि एफ ऑफ थ्री निकालने के लिए यहाँ पे एक्स की जगह आप क्या करेंगे, थ्री रख देंगे। तो एक्स की जगह अगर अपन थ्री रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू, यहाँ पर रखेंगे अपन थ्री, थ्री का स्क्वायर क्या आ जाएगा, नाइन। तो नाइन इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन प्लस नाइन इंटू ए माइनस प्लस ए स्क्वायर। ओके, ये आ गया एफ ऑफ थ्री। और ये क्या होना चाहिए, हाँ एफ ऑफ थ्री क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। बस सॉल्व कर लो, जरा सी इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लो आप। ठीक है, तो मैं क्वाड्रेटिक बनाऊंगा यहाँ से। दैट क्वाड्रेटिक विल बी नाइन ए स्क्वायर प्लस नाइन ए प्लस नाइन प्लस नाइन ए माइनस नाइन प्लस ए स्क्वायर लेस देन जीरो। 9 की जगह शायद 3 होगा सेकंड पार्ट में। हाँ यहाँ थ्री हो गया ना, थैंक्स, गलती से मिस्टेक हो गया, यहाँ थ्री कर लेना। थ्री ए माइनस थ्री, तो कितना हो जाएगा, नाइन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी टेन ए स्क्वायर। फिर ये नाइन ए प्लस थ्री ए ट्वेल्व ए। ठीक है, तो टेन ए स्क्वायर प्लस ट्वेल्व ए, और फिर क्या बचा, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट देखिए क्या आ जाएगा, माइनस थ्री प्लस नाइन, नाइन माइनस थ्री कितना हो जाएगा, प्लस सिक्स। दिस शुड बी लेस देन जीरो। ठीक है, अब इसमें अपन टू कॉमन ले सकते हैं, टू कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइव ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए प्लस थ्री, दिस इज लेस देन जीरो। चलेगा, ओके। मेरे को कोई फैक्टराइज करके बताइए ये वाली चीज, कैन यू फैक्टराइज। देखते हैं, इसको फैक्टराइज करने गया मैं तो हो नहीं रही है, क्यों, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट मैंने निकाला। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर फाइव ट्वेंटी, ट्वेंटी इंटू थ्री सिक्सटी, थर्टी सिक्स माइनस सिक्सटी, जो भी आएगा आएगा तो नेगेटिव। तो इस क्वांटिटी का डी नेगेटिव आ रहा है। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी क्वांटिटी का डी नेगेटिव आता है मतलब वो हमेशा पॉजिटिव है। हमेशा पॉजिटिव है मतलब आपसे क्या पूछा है कि व्हेन विल दिस बी नेगेटिव, ये कौन से ए के वैल्यू के लिए नेगेटिव होगी। बट ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये तो कभी नेगेटिव होगी ही नहीं। तो ए का कोई भी वैल्यू ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए नेगेटिव हो पाएगी, नहीं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए का कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए, मतलब कद्दू, ए बिलोंग्स टू कद्दू, नल सेट। ए का कोई भी वैल्यू ऐसा एग्जिस्ट करता ही नहीं है जो इसको नेगेटिव बना सके। क्यों, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो खुद नेगेटिव है। डी नेगेटिव है मतलब इसके रूट्स नहीं है, इसके रूट्स नहीं मतलब ये हमेशा पॉजिटिव। ये चीज आपको फिट कर लेनी है आपके खोपड़ी में कि डी नेगेटिव है मतलब वो क्वांटिटी पॉजिटिव है, खत्म। मैं आपको बार बार नहीं समझाऊंगा कि डी नेगेटिव है तो क्यों पॉजिटिव है, तो आपको अब पता चल गया, अपन ने अब इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। तो ए बिलोंग्स टू नल सेट। नल सेट को कभी कभी ऑप्शंस में ऐसे भी लिखा जाता है, करली ब्रेसेस खाली, एम्प्टी करली ब्रेसेस। तो आपका आंसर यहाँ पे नल सेट आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। यहाँ तक लिख के रखिए। तो ये तो लास्ट वाला क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही आसान हो गया है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं गई अपने को। टाइप फोर करते हैं अपने ना, आ जाइए टाइप फोर पे। कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में, मुझसे तुरंत पूछ लो आप भाई, अगर डाउट हो। कोई भी किसी भी किस्म का आपको दिक्कत जा रहा हो तो मुझसे पूछिए।
अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन है बोथ रूट्स lie between two fixed numbers. ठीक, D and E। ठीक है, तो ये वाला टाइप अपने से कुछ कहना चाह रहा है कि बोथ रूट्स लाई बिटवीन टू फिक्स नंबर। हम लोग है ना क्वाड्रेटिक का ग्राफ अज्यूम करेंगे और वो हमेशा ओपनिंग अपवर्ड ही अज्यूम करेंगे। अगर ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड नहीं हो तो हम उसको जबरदस्ती ओपनिंग अपवर्ड बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, डाउनवर्ड वाला केस आप मत लेना। ऑलमोस्ट सारी किताबों में आपको दो दो केस लेने को बोलता है कि डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों ले लो, बट मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ। हमारा जब एक ही से काम हो जाएगा तो दो दो क्यों पढ़े और दो दो क्यों पढ़ाऊं मैं आपको, है ना। तो एक से हम काम कर लेंगे अपना। ना देखिए, बोथ रूट्स लाए बिटवीन टू फिक्स नंबर डी एंड ई। मतलब हो क्या रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स आने चाहिए और दोनों रूट्स क्या होने चाहिए, दिल्ली और एलिफेंट। दो नंबर्स है अपने पास, डी फॉर दिल्ली और ई फॉर एलिफेंट। इन दोनों के बीच में होने चाहिए। मतलब आपके रूट्स क्या क्या है, द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अब दोनों रूट्स दिल्ली और एलिफेंट के बीच में होना चाहिए। मतलब ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई है। अब देख रहे हो आप, दोनों रूट इनके बीच में। तो क्या क्या कंडीशन लगानी चाहिए मुझे, ठीक है, आप लोग मुझे बताएंगे। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप लोग जितना कोशिश करोगे, जितना आप लोग ट्राई करोगे, जितनी बार गलती करोगे, उतनी ही अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो पहले आप मेरे को बताएंगे कि क्या क्या कंडीशन लगानी चाहिए। टेल मी, ओके। एक एक करके बताइएगा क्या कंडीशन इसमें डिस्क्रिप। चलो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले f कि of x positive, एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ डी, क्या बता रहे हो। एक्स तो मतलब यहाँ पे है नहीं कुछ, पॉइंट डी है, of पॉइंट e ई है। positive, एफ ऑफ ई पॉजिटिव होना चाहिए और e also positive. एफ ऑफ डी और ई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ऐसा कह रहे हो आप। Yes, sir. ओके, सही बताया आपने। कोई और ऐसा है इस क्लास में जो एग्री करता है इस बात से कि एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई दोनों पॉजिटिव लगा देंगे तो ये बात काफी सही होगी। ओके, ठीक है, एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि बीच में ही नेगेटिव हो रहा है तो पॉजिटिव होना चाहिए। Sir, चल, minus b by 2a should be less than e and greater than d. ओके, एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले आप जो इंपॉर्टेंट कंडीशन बोल रहे हो वो है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हर बार इतना अच्छा केस नहीं आता, केस टाइप 3 जैसा। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करके आपको पहले ये तो इंश्योर करना पड़ेगा कि इसके रूट्स है, क्योंकि ऐसे अपने को कोई तरीका नहीं मिल रहा। इक्वल टू जीरो भी चलेगा, डी इक्वल टू जीरो भी चलेगा। ऐसे हम लोगों को पता नहीं चलेगा ना कि इसके रूट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे अपने को पता थोड़ी चलेगा कि इसके रूट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि आपको पिछले बार तो पता चल गया था कि यार बीच में कोई नंबर हुआ करता था 3 4 टाइप का, तो एफ ऑफ थ्री नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया मतलब ग्राफ जो है वो नेगेटिव वैल्यूज दे रहा है। ग्राफ नेगेटिव वैल्यूज नहीं देता है तो वो लटका हुआ होता है, तब उसके रूट्स नहीं आते। लेकिन अगर ग्राफ नेगेटिव वैल्यू दे रहा है मतलब वो एक्स एक्सिस के नीचे जा चुका है, ये इतना पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे जा चुका है। बट इधर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेंट लगाना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको हर बार डिस्क्रिमिनेंट लगाना पड़ेगा, टाइप 3 में नहीं लगाते हैं बस। ठीक है, या फिर उन केसेस में डिस्क्रिमिनेंट मत लगाया करो जब आप एफ ऑफ समथिंग को नेगेटिव लिखो। जब आप एफ ऑफ समथिंग नेगेटिव लिखते हो तो वो अपने आप चिल्ला चिल्ला के कहता है कि भाई ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जा चुका है, मतलब रूट्स आ चुके हैं, एक्स एक्सिस को कट कर चुका है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कर दिया मैंने। तो डेफिनेटली क्या हो गया यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स तो आ गए हैं। अब मेरे को जैसे कि एक स्टूडेंट ने बोला कि एफ ऑफ डी पॉजिटिव होना चाहिए, एफ ऑफ ई फॉर एलिफेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए सर, तो ये दो कंडीशन भी आप लगा दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं उसकी कंडीशन लगाता हूँ
कि एफ ऑफ डी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड थर्ड कंडीशन एफ ऑफ ई शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। सिर्फ इतना ही अपन अगर 1 2 3 लगाते हैं ना, तो क्या ये बात अब इंश्योर हो जाएगी कि अल्फा और बीटा दोनों डेली और एलिफेंट के बीच में आएंगे? क्या कोई इसका कॉन्ट्रडिक्शन मुझे दे सकता है? कॉन्ट्रडिक्टरी ग्राफ आप लोग दे सकते हो मुझे? देखो अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूं, है ना, और जो रूट्स है आपके अल्फा और बीटा वो ये है, मान लो कि मैंने एक ऐसा ऐसा पॉइंट लिया डेली और एलिफेंट, ये रहा डी फॉर डेली और ये रहा ई फॉर एलिफेंट। आई हैव टेकन दीज 2 पॉइंट्स इन सच अ मैनर कि वो दोनों बीटा और अल्फा के बाद में आए, एकदम बाद में। तो आप बताएंगे मुझे डेली और एलिफेंट पर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है क्या? हाँ देखो, डेली पर भी वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, एलिफेंट पर भी पॉजिटिव आ रहा है ना। तो सिर्फ एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई लगाना सही नहीं है, क्योंकि ये तो ये वाला केस भी हो सकता है ना जो अभी अभी मैंने बनाया। इस केस में थोड़ी ना अब अल्फा और बीटा जो है दोनों डी और ई के बीच में आ रहे हैं। देखो डी और ई के बीच में कुछ भी नहीं है, कोई भी रूट नहीं है। दोनों रूट जो है वो डेली और एलिफेंट के पहले आ गए, आपको डेली और एलिफेंट के बीच में चाहिए था। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ये वाली जो कंडीशन है ना, दीज 3 कंडीशंस आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इससे आपका एक गलत ग्राफ बनने की भी संभावना है। तो आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, एक और कंडीशन सोचना पड़ेगा। स्पेशली आपको क्या करना है, कुछ ऐसा तय करना है कि अल्फा और बीटा जो है वो डेली और एलिफेंट के बीच में आ जाए। अल्फा और बीटा डेली और एलिफेंट के बीच में आ जाए। तो विनायक ने जो बताया था अपन वो सोच सकते हैं, बिल्कुल। और वही सोचना है और वही है फाइनल। क्या कि इसका जो वर्टेक्स आएगा ना, इसका जो वर्टेक्स आएगा वो क्या आएगा, -b/2a। अगर मैं ये इंश्योर कर दूं कि वर्टेक्स जो है, दैट वर्टेक्स जो है वो डेली और एलिफेंट दोनों पॉइंट के बीचों बीच है। अगर वर्टेक्स डेली और एलिफेंट के बीचों बीच है और एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई पॉजिटिव है, तो ये सारी बातें मिलकर हमको यही वाला ग्राफ देगी। सोचो, जो -b/2a है वो डेली से तो बड़ा है और एलिफेंट से छोटा है, हम ऐसा बात कर लेते हैं, है ना। सोचकर देखो, अब ये सारी कंडीशंस मिलकर आपको एक फेवरेबल केस दे रही है। ये तो खैर अपना ग्राफ नहीं है, ये वाला ग्राफ है। अब देखिए वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, कुछ बच्चे पता नहीं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट समझ ही नहीं पाते। भाई साहब ये एक्स कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है इसका? जो भी होता होगा वो -d/4a होता है, उससे अपने को मतलब नहीं है। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो डी और ई के बीच में होना चाहिए। ये तो ठीक है, डी और ई के बीच में होना भी चाहिए, और अपन ने पहले ही बोल दिया कि एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब कोई और ग्राफ बचता ही नहीं है, अब यही वाला ग्राफ बनेगा। दिस इज द ग्राफ दैट विल बी ड्रॉन। ठीक है, तो ये चारों कंडीशन जब एक साथ लगेगी तब जाके आपको ये वाला ग्राफ मिलेगा। तो ये टाइप 4 थोड़ा सा मुश्किल तो हुआ, है ना। इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट बट नॉट वेरी डिफिकल्ट, द डिफिकल्टी इज येट टू कम। ओके, होल्ड ऑन फॉर दैट, नाउ दिस इज क्वाइट इजी। ये सारे में अपने को एंड लगाना है, बिकॉज एक भी कंडीशन यहाँ से अगर मिसिंग हुआ, जैसे लास्ट कंडीशन अगर मिसिंग हुआ, तो ये वाला एक गलत ग्राफ अपने को मिल सकता है। अगर अपन ने वर्टेक्स को, ये जो वर्टेक्स था ना इसका, देखो हमने क्या करा बेसिकली, इधर देखो, हर कोई सामने देखिए। वर्टेक्स कहाँ पर होगा? यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा ना वर्टेक्स। हमने बोला कि ये जो वर्टेक्स है इसको पकड़ के, इस वर्टेक्स को आप पकड़ के इधर ले आओ, डी और ई के बीच में ले आओ, डी और ई के बीच में ले आओ। तो अब आपका ग्राफ अपने आप वर्टेक्स को डी और ई के बीच में ले आएगा। ठीक है, वर्टेक्स डी और ई के बीच में आ गया है, लेकिन अभी भी आपको एक डाउट आ रहा होगा कि सर वर्टेक्स तो आ गया बीच में, लेकिन डेली और एलिफेंट जो है वो भी बीच में आ गए। लेकिन उसकी चिंता मत करो ना, उसके लिए ऊपर कंडीशन लगा रखी मैंने कि एफ ऑफ डी पॉजिटिव होना चाहिए। एफ ऑफ डी पॉजिटिव है मतलब डी अब बीच में नहीं हो सकता है, डी को साइड में होना पड़ेगा, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो। तो डी इस साइड होगा और एफ ऑफ ई भी पॉजिटिव हो। तो एफ ऑफ ई पॉजिटिव है तो एफ ऑफ ई को इस तरफ होना ही पड़ेगा, ई को इस तरफ होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि ई भी इस तरफ आ जाएगा, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने इस बात को लिख दिया है ना कि वर्टेक्स जो है वो डी के और ई के बीच में होना चाहिए।
तो वर्टेक्स डेली और एलिफेंट के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब अब यही ग्राफ बन सकता है। ठीक है, क्या आपको सारी कंडीशन समझ में आ रही है? वही सेम ग्राफ है जो ऊपर है, सारी कंडीशन समझ में आ रही है। आप इसको कम से कम 50 बार घर पे रिवाइज करेंगे, 50 बार रिगरसली एक चीज को करता है तो इंसान एक्सपर्ट बन जाएगा। ठीक है, 50 बार आपको लिटरली ये चीज बार बार कम से कम अगले 5 दिनों तक आपको यही केस दिमाग में सोचते रहना है। कीप थिंकिंग अबाउट इट डे एंड नाइट। जब भी फ्री टाइम मिले, खाना खाने बैठो, स्टार्टिंग में आप सबसे पहले ये सोचो कि हाँ यार, टाइप 4 में कुछ कुछ ऐसा था, टाइप 3 में कुछ कुछ ऐसा था। सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, तो आप एक्सपर्ट बन जाओगे। और कोई शॉर्टकट नहीं होता एक्सपर्ट बनने का। यू हैव टू स्टडी लाइक ए मैडमैन। ठीक है, पागलों की तरह पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, सिर्फ पास होने के लिए, सिर्फ बोर्ड एग्जाम में 100 में से 90 लाने के लिए या 100 में से 100 लाने के लिए पढ़ोगे तो कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। ठीक है, एक्सपर्ट बनना है तो एकदम साइंटिस्ट की तरह सोचते रहा करो, वही वही चीज को बार बार सोचोगे तो आपकी खोपड़ी में फिट हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये चारों कंडीशन है। अब क्वेश्चन देखेंगे यार, बस ये चारों कंडीशन लगती है, रटना मत इसको प्लीज। रटन, अगर आपको रटना नहीं तो कीप थिंकिंग अबाउट इट डे एंड नाइट। और अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा जेईई में। ठीक है, और नॉट जस्ट फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, ये सब में आपको अप्लाई करना है, इनफैक्ट फिजिक्स में तो ज़्यादा ही करना है। ठीक है, फिजिक्स जितना आप सोचते हो, मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि आई यूज टू थिंक लॉट अबाउट फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादा कंसेप्ट होते हैं, मैथ्स में भी होते हैं, बट एक पॉइंट के बाद मैथमेटिक्स बिकम सो क्लियर, सब लॉजिकल दिखने लगता है, बट फिजिक्स में फिर भी आपको ज़्यादा थॉट प्रोसेस लाना पड़ता है। तो आप इमेजिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखिए अगले 2 साल तक, बार बार एक एक चीज़ को करते रहो, तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। पॉइंट के फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स k - 3 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। थोड़ा क्वेश्चन जो है ढंग से मैंने लिख नहीं पाया हूँ, मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, अच्छे से लिख देता हूँ। के एफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू -6। एक मिनट है ना, ऊपर वाली लाइन को अपन काट देते हैं, थोड़ा इसको अच्छे से इंग्लिश में लिख देता हूँ। फाइंड के फॉर विच the roots of, I'm really sorry for the inconvenience, for which the quadratic equation the quadratic equation क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ k - 3 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज बोथ its roots alpha comma beta belonging to the interval -6 comma 1। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। फाइंड के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दोनों रूट जो है वो -6 और +1 के बीच में है। ओके, मतलब कहने का क्या है कि एक क्वाड्रेटिक है अपने पास, इसके दो रूट्स है अपने पास अल्फा और बीटा, और इसके दोनों रूट जो है वो -6 और 1 के बीच में है। मतलब -6 पहले आना चाहिए नंबर लाइन में, है ना, थोड़ा लॉजिकली सोचे तो, और 1 थोड़ा बाद में आना चाहिए। तो अपन ने ऐसा एक ग्राफ बनाने का कोशिश किया, हमको पता चला कि ये कुछ टाइप 4 टाइप दिख रहा है। मैं आपको टाइप्स याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको कोई भी टाइप याद ना हो, आप हाल की हाल सोचो। क्या कंडीशन लगेगी बेटे, इधर देखो एक बार सामने। पहली बात तो दो रूट्स होने चाहिए, तो डी पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी चलेगा, मतलब दोनों रूट्स इक्वल आ गए अगर तो भी अपना काम चलेगा, इक्वल आ गया तो टच करेगा। दोनों रूट्स आइडेंटिकल होंगे, और आइडेंटिकल रूट्स जो होंगे वो -6 और 1 के बीच में हो सकते, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करना इज नॉट इनफ। आपका f(-6) पॉजिटिव होना चाहिए, f(1) पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है,
और ये भी इनफ नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये 3 कंडीशन लगाए तो आपको ये वाला ग्राफ मिल सकता है, ये वाला ग्राफ मिल सकता है कि -6 और 1 जो है वो इस तरफ आ जाए। अभी देखो -6 पर भी पॉजिटिव है वैल्यू और 1 पर भी पॉजिटिव है वैल्यू, लेकिन ना आपको -6 और 1 के बीच में रूट चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट, मैं बार बार बोलता हूँ एक ही चीज को, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है ना, क्या होता है, -b/2 है, वो क्या होना चाहिए, -6 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो -b/2 शुड बी बिटवीन -6 एंड +1। ठीक है। ओके, चारों कंडीशन अपन लगाएंगे वन बाय वन। तो कंडीशन नंबर 1 इज डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो जल्दी से, मेहनत लगेगी इसमें ना, टाइम लगेगा, लेंदी क्वेश्चन है, इट्स अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन बट नॉट इम्पॉसिबल टू सॉल्व, वी कैन डेफिनेटली सॉल्व इट। 2k - 3x + 9 = 0। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए मुझे क्या करूं मैं, डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालेंगे तो b² दैट इज 4 टाइम्स k - 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो a कितना है, 1 यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर a 1 है तो ये भी अपनी अच्छी किस्मत थी कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 था। तो 4 इंटू 9 36 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपन 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, k - 3 का होल स्क्वायर माइनस 9, 9 मतलब 3 का होल स्क्वायर होता है। ये 4 को हटा दो, यहाँ से कोई मतलब नहीं। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट आई एम सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये 4 को हटा दो इनइक्वालिटी से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अपन फैक्टराइज कर सकते हैं, देखिए एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर क्या होता है, एलिफेंट प्लस कैमल, एलिफेंट माइनस कैमल, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a प्लस b इंटू a माइनस b, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो k इंटू k - 6, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बिना वे भी करके बताएंगे कोई मुझे, ग्रेटर देन वाला है तो -∞ से लेकर 0 छोटा रूट, यूनियन बड़ा रूट मतलब 6 से लेकर इंफिनिटी। ओके, तो ये पहला वाला आ गया अपने पास। अभी दूसरा, दूसरा वाला केस अपन सॉल्व कर। अच्छा, ये वाला आंसर जो है ना, इसका ध्यान रखना है, इसका मैं इंटरसेक्शन लूंगा जो केस 2 वाला आंसर आएगा उसके साथ। केस 2 क्या कह रहा है कि f(-6) पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब यहां पर आप क्या कर दो, x की जगह -6 डाल दो, -6 डालोगे तो क्या आ जाएगा 36, और यहाँ पे -6 डालोगे तो कितना आ जाएगा -12। तो 36 -12 इंटू k - 3 +9, ये आ जाएगा f(-6), ये होना चाहिए पॉजिटिव। तो f(-6) मैंने निकाल दिया, किसी को डाउट हो तो बताइए, खोल दो पक्का। देखिए 12, 36 - 12 k माइनस माइनस प्लस 36 प्लस 9। ओके, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 36 प्लस 36 72, 72 प्लस 9 81, 81 माइनस 12 k, दिस शुड बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 81 शुड बी ग्रेटर देन 12 k। ओके, दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो 81/12 इज ग्रेटर देन 12k/12, 12k/12 कितना आ जाएगा k। तो फाइनली अपना आंसर क्या आ गया, यहाँ से इसको काट दो, थोड़ा सा रिड्यूस कर दो, 3 4 = 12, 3 2 = 6, 3 7 = 21, 27/4, मतलब k इज लेस देन 27/4। चेक करो, अगर आपको डाउट आ रहा है तो मुझे बताइएगा। आराम से अपन इत्मीनान से तीनों कंडीशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि आजकल जेई में बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप में है ना अंदर पेशेंस होना चाहिए, अब जो स्टूडेंट में पेशेंस नहीं होता ना उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है।
आराम से सॉल्व करने का एक अपने अंदर क्वालिटी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड, एफ ऑफ वन पॉजिटिव। एफ ऑफ वन पॉजिटिव मतलब इसमें आप क्या करो, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां वन रख दो। यहाँ पे वन रखेंगे तो वन इंटू वन वन आ जाएगा, प्लस टू टाइम्स के माइनस थ्री, ठीक है, प्लस नाइन। ये हो जाएगा एफ ऑफ वन। और एफ ऑफ वन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सही बात है, एफ ऑफ वन पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वन प्लस टू के माइनस सिक्स प्लस नाइन इज ग्रेटर दैन जीरो। तो टू के माइनस, देखेंगे नाइन माइनस सिक्स कितना होता है, थ्री, और थ्री प्लस वन कितना होता है, फोर। दिस शुड बी पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा के माइनस टू शुड बी ग्रेटर दैन जीरो, मतलब फाइनली के ग्रेटर दैन टू। ठीक है। अच्छा, इसको आप है ना सेट थ्योरी की लैंग्वेज में क्या लिखोगे, के बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 27/4। तो ये जितने भी बॉक्स बना रहा हूँ ना मैं, सबका इंटरसेक्शन लेना है, इसका, इसका, और ये क्या कह रहा है, के बिलोंग्स टू 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 इन्फिनिटी। It will be plus 4. सॉरी, 2k plus 4 आएगा ना सर? टू के प्लस फोर आएगा, यू आर राइट। तो के प्लस टू आना चाहिए ना, तो माइनस टू आना चाहिए यहाँ पे। थैंक्स, माइनस टू से इन्फिनिटी। ठीक है, और ये तीसरा आ गया। ये तीन बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, इनका इंटरसेक्शन लेना, बट एक और है, लेट अस सॉल्व दैट टू। तो फोर्थ वाला भी सॉल्व करते हैं। आई होप यू आर राइटिंग। ऐसा तो नहीं है ना कि आप मूवी की तरह देख रहे हैं, क्योंकि अब इसमें समझने का कुछ थोड़ी है। दिस इज प्योर कैलकुलेशन। ये तो सारे सारे के सारे केसेस अपने आप में इनइक्वालिटी के क्वेश्चन है। देखो ना, इनइक्वालिटी जो अपन प्रिलिप्को में सॉल्व करते आ रहे थे, सब उन्हीं के क्वेश्चन है। इसीलिए मैं आपको इनइक्वालिटी पे इतना फोकस करा रहा था। अपन ने कितना धीरे धीरे सॉल्व किया था उस समय, पूरा डिस्कशन किया था प्रिलिप्को का, ताकि आप लोगों को आगे प्रॉब्लम ना जाए। अभी भी क्लास में अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करा, उस समय सीरियस नहीं था, तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको हेल्प करके फिर से पूरा सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है। फोर्थ आ जाते, फोर्थ केस क्या कह रहा है, फोर्थ केस कह रहा है कि माइनस बी बाई टू ए जो है वो माइनस सिक्स और प्लस वन के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए बेटे, माइनस बी बाई टू आप लिख पाओगे क्या, ये वाली इक्वेशन में बी क्या है, टू टाइम्स ऑफ के माइनस थ्री। आगे देखो, टू टाइम्स ऑफ के माइनस थ्री, राइट। तो टू टाइम्स ऑफ के माइनस थ्री का नेगेटिव लिखना है अपने को, माइनस ऑफ बी बाई टू ए। टू ए मतलब क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ ए क्या है यहाँ पे देखो इधर प्लीज, वन। तो ये तो कोई लफड़ा ही नहीं है, माइनस ऑफ बी बाई टू ए मतलब टू इंटू वन। ये क्या होना चाहिए, माइनस सिक्स से बड़ा होना चाहिए और वन से छोटा होना चाहिए। बोलो यस और नो, समझ में आ रहा है। ये तो जरा सा क्वेश्चन हुआ, टू से टू कट जाएगा या नेगेटिव है। अगर आप आगे ध्यान नहीं देंगे तो आपको एक चीज समझ में नहीं आएगी, फिर आप मेरे को बोलोगे। यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव को मैं हटाना चाह रहा हूँ, तो मैं पूरी इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ही अपन इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस सिक्स बन जाएगा प्लस सिक्स। ये के माइनस थ्री का नेगेटिव है बाहर, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ऑफ के माइनस थ्री। ओके, और यहाँ पर क्या है, प्लस वन, तो ये बन जाएगा माइनस वन। सब नेगेटिव हो गए, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से और क्या होता है, इनइक्वालिटी। देखिए ये वाली भी खटाक से रिवर्स हो गई, ये वाली भी खटाक से रिवर्स हो गई। एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में सब कुछ चलना चाहिए। अब इसके बाद अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये माइनस थ्री जो है उसको एक बार इधर भेज देंगे, तो सिक्स प्लस नाइन हो जाएगा, सिक्स प्लस थ्री दैट इज नाइन। और जस्ट सिक्स प्लस थ्री नाइन, और ये वाला माइनस थ्री इधर जाएगा तो थ्री प्लस थ्री बन जाएगा, तो प्लस थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा, प्लस टू। तो आपके पास यहाँ से आंसर क्या है, इसको ढंग से लिखेंगे, और ढंग से लिखेंगे तो के इज ग्रेटर दैन टू एंड लेस देन नाइन। वही चीज लिखी मैंने, अरे इसी चीज को थोड़ा सा बस उल्टा करके लिख दिया अच्छे से। तो के टू से बड़ा और नाइन से छोटा। अगर मैं सेट थ्री की भाषा में लिखूं तो के बिलोंग्स टू टू से लेकर नाइन ओपन इंटरवल। किसी को कोई डाउट चारों केसेस में, चारों केसेस अपन ने एकदम इत्मीनान से सॉल्व कर लिया है, शांति से। ओके, अब चारों केसेस का इंटरसेक्शन लेना है। तो भाई क्वेश्चन तो लेंदी था बिल्कुल, बट वी कैन डू दैट। हम लोग इंटरसेक्शन ले सकते हैं। पता नहीं अपने आप इरेज क्यों हो जा रहा है। ओके, अब चारों केसेस का इंटरसेक्शन ले लेंगे अपन, रेडी।
ओके, इंटरसेक्शन, अगर किसी को इंटरसेक्शन में प्रॉब्लम जाती हो, वैसे तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि इंटरसेक्शन बहुत ईजी है, बट जाती हो तो देख लो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई विल मार्क ऑल द पॉइंट्स, 0 6 दिख रहा है आपको, तो 0 6, फिर 27/4 कितना हो गया, ऑलमोस्ट 6.9 के आसपास, दिस इज 6.9। ओके, क्योंकि 4 7 28 होता है, तो ये 6.9 के आसपास होगा, -2 और 2 और 9, तो बहुत सारे पॉइंट है। सबसे पहले -2 दिख रहा है मुझे, -2 सबसे छोटा दिख रहा है, पता नहीं क्यों मिट जा रहा है बार बार, ठीक है, -2 सबसे छोटा है। फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है 0। 0 0 कहाँ पर आया था मेरे को याद नहीं आ रहा, बट आया था, हाँ यहाँ पर आया था 0। फिर अब देखो थोड़ी मेहनत तो लगती है यार। फिर आएगा 2, 2 अपन ने यहाँ पे लिखा था, 2 से लेकर 9, 9 सबसे बड़ा लग रहा है मुझे, तो 9 सबसे आखिरी में आएगा। फिर 6 आएगा, फिर 6.9 दैट इज 27/4 आएगा। फिर क्या आ जाएगा लास्ट में, लास्ट में 9 आ जाएगा। ये सारे पॉइंट अपन मार्क कर चुके हैं, अब अपने को सिर्फ और सिर्फ सेट्स मार्क करने हैं। सबसे पहला सेट क्या है, ये वाला, ध्यान से देखेंगे आगे, -∞ से 0 यूनियन 6 टू इंफिनिटी, दिस वन, -∞ से 0 क्लोज्ड, 6 क्लोज से इंफिनिटी, तो -∞ से लेकर 0 क्लोज्ड, यूनियन 6 क्लोज्ड से इंफिनिटी। यार ये इरेज क्यों हो रहा है पता नहीं। ओके, ठीक है। अगला क्या है, -∞ से 27/4 ओपन, -∞ से 27/4 ओपन। फिर अगला है -2 से लेकर इंफिनिटी, अच्छा देखो -2 ये रहा, -2 से लेकर इंफिनिटी मतलब पूरा यहाँ तक जाएगा। अगला क्या है, अगला है कि k बिलोंग्स टू 2 से लेकर 9, 2 से लेकर 9 मतलब 2 पे ओपन, ये रहा 2 और ये रहा 9, तो 2 से लेकर 9 लिखना है आपको। तो देखिए 2 पर ओपन और 9 पर भी ओपन आ जाएगा। तो अपने पास चारों कॉमन पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, जहां पर 4 बार पेन चली हो। 4 बार पेन कहाँ का चली है, देखते हैं, इधर से लेकर इतना, ठीक है, दिस इज द शेडेड कॉमन रीजन। तो इसका फाइनल आंसर आप क्या लिख दोगे, k बिलोंग्स टू 6 पर डार्क आएगा या हॉलो आएगा, देखो यहाँ पर एक डार्क लगा है, बट बाकी सारे के सारे डार्क ही है, कोई भी हॉलो नहीं है, तो 6 अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए एक हॉलो दिख रहा है आपको, क्या आप सारी क्लास को दिख रहा है कि आप मेरे से बाद में डाउट पूछोगे कैसे डार्क आ गया, हॉलो आ गया, देख लो एक बार, है ना, क्योंकि फिर आप लोग देखते नहीं हो तो आपको डाउट आएगा। यहाँ पर हॉलो आ गया, एक भी हॉलो आ गया तो इट इज सफिशियंट कि अपन ओपन ब्रैकेट लगाए, ठीक है, दिस शुड बी अ फाइनल आंसर। एकदम धीरे धीरे अपन ने एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर लिखी है, स्वीट एंड सिंपल, ठीक है। तो क्वेश्चन वाज लेंदी बट इट डजंट मीन दैट इट वाज वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था बट करने लायक था, आसान था। Sir, can you show the first case? यस, आई सेंड यू द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर इफ यू वांट, है ना, आप लोग मेरे को बोल सकते हो मैसेज करके कि सर पीडीएफ चाहिए। ओके, Done, sir. केसेस 2 3 4 अगर आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो मुझे बता देना। ओके, टाइप 5 देखते हैं अपन, टाइप 7 है टोटल, तो ये लास्ट सेकंड नहीं लास्ट थर्ड हुआ ना, सिक्स्थ वाला जो है काफी डिफिकल्ट और सेवन्थ वाला काफी आसान, पांचवा ये वाला भी बहुत इजी है। तो सिक्स्थ वाला जो आएगा ना अगला, दैट इज एक्चुअली थोड़ा सा लेंदी और डिफिकल्ट भी है वो, ये वाला भी लेंदी है बट इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू कैन फिगर इट आउट कि क्या यार अपने को करना है। और सब में एंड होता है, ये चीज का आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एक भी चीज अगर मिस हो गई तो आपका ग्राफ कुछ और बन सकता है, ठीक, सब में एंड होता है। चलिए,
टाइप 5 क्या कहता है कि बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ टू फिक्स नंबर्स। पहले अपन इसको इंग्लिश में लिखते फिर हिंदी में समझेंगे। बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ टू फिक्स नंबर्स। ये बिल्कुल टाइप 3 जैसा है, तो ये काफी आसान लगेगा आपको भी। मैं इसका है ना पहले मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब ये हो गया कि जो दो रूट्स है ना अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा जो है वो डी और ई के बीच में, मतलब डी और ई के अगल बगल होना चाहिए। दो फिक्स नंबर है अपने पास डी और ई, उनके आइदर साइड मतलब उनके लेफ्ट और राइट में अल्फा और बीटा रूट्स होने चाहिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो डी और ई है ये अल्फा और बीटा के बीच में होना चाहिए, मतलब दे शुड बी ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन बीटा। और डी और ई के बीच में हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, ठीक है, कि डी और ई आपस में एक बड़ा एक छोटा तो होगा ही होगा। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। दिस शुड बी अल्फा, दिस इज बीटा, एंड दोनों की दोनों रूट्स दिल्ली और एलिफेंट दो पॉइंट है अपने पास, इनके अगल बगल होने चाहिए। ओके, ये ग्राफ बनना चाहिए आपको, मतलब दोनों की दोनों रूट्स डी और ई, अच्छा ऐसा सोच लो कि दिल्ली और एलिफेंट दोनों रूट्स के बीच में होने चाहिए। कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि व्हाट इज द कंडीशन दैट आई शुड अप्लाई? F of D should be negative एंड and F of E is also negative. ओके, और कोई कंडीशन? Discriminant positive. सॉरी, Discriminant positive. अच्छा ठीक है। देखिए एफ ऑफ डी नेगेटिव लगा दिया मैंने और एफ ऑफ ई भी नेगेटिव लगा दिया। किसी को लगता है डिस्क्रिमिनेंट लगाने की जरूरत है? और किसी को लगता है? No, ma'am. No, sir. नहीं है ना, क्योंकि यार अपने लिए ये वाला ग्राफ तो होता ही नहीं है डाउनवर्ड फेसिंग, भूल जाओ उसको। सिर्फ यही होता है, नहीं होगा तो भी अपन इसको जबरदस्ती बना देंगे, फोर्सफुली अपन इसको अपवर्ड बना देंगे। जब एफ ऑफ डी अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये तो टाइप 3 जैसा हो गया ना। कोई भी पॉइंट पर अगर वैल्यू नेगेटिव आ रहा है मतलब ग्राफ जो है वो नेगेटिव आंसर दे रहा है। और ग्राफ नेगेटिव आंसर तब देता है जब वो एक्स एक्सिस के नीचे जा चुका हो, एक्स एक्सिस को कट कर चुका हो, मतलब उसके रूट तो आ गए। तो अब ये चीज चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि रूट तो है भाई साहब। आपको इसमें इन दोनों कंडीशंस में अब आपको डिस्क्रिमिनेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट लगाते हो तो भी आपका आंसर वही आएगा जो अभी आता, आंसर सेम आएगा, आंसर करेक्ट आएगा, बट आपकी मेहनत ज्यादा लगेगी। तो डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत नहीं है, बस दिस इंटरसेक्शन दिस लगा दे आपका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज सेम एज टाइप 3, ठीक है, सेम एज टाइप 3 है ना। क्या हो रहा है उसमें? दैट सेम कंडीशन इज अप्लाइड ट्वाइस, दैट सेम कंडीशन इज अप्लाइड ट्वाइस। पहले अपन सिर्फ एफ ऑफ डी नेगेटिव लगाते थे, अब अपन एफ ऑफ ई भी नेगेटिव लगा रहे हैं। और डी और ई में से कोई भी बड़ा हो, इस पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, इस पर कोई लोड नहीं है, कोई भी बड़ा हो तो वो आपको लगाने की जरूरत नहीं। द सेम कंडीशन इज अप्लाइड ट्वाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, फाइंड के। आई होप आपने लिख लिया होगा ना। अच्छा टाइप 5 तक आपको कुछ भी रटने की जरूरत पड़ रही है क्या? आपको लॉजिकली सब कुछ दिमाग में समझ में आ रहा है, मतलब मैथ्स ऐसे ही पढ़ी जाती है ना। बट आपको अपने तरफ से जो सेल्फ स्टडी देनी ना वो साइंटिस्ट की तरह होनी चाहिए। पागल हो जाओ, वही वही चीज सोचते रहो, और उसको ये चीज आपको 2 साल तक करना है। कीप थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आपके दिमाग में देखना कैसे वो फिट हो जाती है। फाइंड के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन k-5। हाँ ऐसे सम्स है प्रेडिप्टो में, मैंने आपको होमवर्क में दिया नहीं है बट मैं दूंगा। k-5 का एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k-4 equals to 0. Find k for which one root of the equation this is
smaller than 1 and other root is greater than 2. And other root is greater than 2. Find k for which one root of the equation is smaller than 1 and other is greater than 2. ओके आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसके दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। तो पहला रूट अल्फा और दूसरा रूट बीटा। थोड़ा छोटा ग्राफ बन गया राइट। ग्राफ को बड़ा बनाना पड़ेगा हल्का सा। चलो ग्रीन ग्राफ पे चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो एक रूट इसका अल्फा है एक रूट इसका बीटा है। अब हमें क्या बोला गया है कि फाइंड के फॉर विच वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इसका एक रूट अल्फा मान लेते हैं या बीटा मान लो कुछ भी, वो 1 से छोटा है, इट इज स्मॉलर देन 1 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 2। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि एक रूट अल्फा मान लो 1 से छोटा है, मतलब अल्फा जो है 1 के पीछे आ रहा होगा, और बीटा दूसरा रूट जो है वो 2 से बड़ा है, तो डेफिनेटली ये 2 से बड़ा होगा, मतलब 2 के आगे आ रहा होगा। तो कुछ ऐसा ही सिनारियो हमारे सामने क्रिएट हो रहा होगा। सिंपल सी बात है ना। अब ये सिनारियो पढ़ के अपने को पता चला कि अबे ये तो टाइप 4 वाला क्वेश्चन है कि भाई दोनों पॉइंट जो है डेली और एलिफेंट वो क्या है अल्फा और बीटा के बीच में होने चाहिए। समझ में आ रहा है। अगर बीच में नहीं हुए तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो ट्रू नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। एक रूट अल्फा से बड़ा होना चाहिए एक रूट बीटा से छोटा होना चाहिए। तो डेफिनेटली दोनों जो नंबर है, एक रूट बोल रहा हूँ मैं, वन इक्वेशन इज स्मॉलर देन 1, एक रूट 1 से बड़ा 1 से छोटा होना चाहिए और दूसरा रूट 2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो तभी हो पाएगा जब 1 और 2 दोनों रूट्स के बीच में हो। तो इसका मतलब यहाँ पर दो ही कंडीशन लगेगी कि f(1) नेगेटिव हो गया एंड लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दोनों एक साथ लगना चाहिए। f(2) नेगेटिव हो गया और f(1) नेगेटिव हो गया, f(2) भी नेगेटिव हो गया। ओके यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लगाने की जरूरत नहीं है, -b/2 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ चले। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ये चीज चिल्ला चिल्ला के डिस्क्रिमिनेंट बता रही है कि भाई पॉजिटिव ही होगा, रूट्स तो आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी नंबर पर अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो रूट्स तो आ रहे हैं। ओके चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, k-5x² -2 टाइम्स ऑफ kx प्लस k-4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन। अच्छा इसका लीडिंग कोएफिशिएंट बताइए, पॉजिटिव है नेगेटिव है? k-5 वी डोंट नो, वी हैव नो आइडिया कि k-5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अपन क्या करेंगे, k-5 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो k-5 से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, x² - 2k/k-5 इंटू एक्स प्लस k-4/k-5। ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें f(1) पॉजिटिव होना चाहिए, f(1) शुड बी नेगेटिव एंड f(2) शुड आल्सो बी नेगेटिव। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है भाई, एलसीएम क्यों लोगे, जब आपने डिवाइड किया तो एलसीएम लोगे तो दोबारा यहीं पहुंच जाओगे ना। डोंट टेक एलसीएम अभी। अभी फिलहाल आप f(1) डालिए। f(1) मतलब दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां 1 डाल दो। तो 1 - 2k/k-5 इंटू 1 प्लस, यहाँ पर भी x की जगह 1 डाल दिया ना मैंने, अपॉन k-4 अपॉन k-5 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए वो अपन इसके बाद सॉल्व करेंगे। एंड दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए वो अपन चलो इसके बाद कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, हाँ अब एलसीएम ले लो। अब आप एलसीएम ले लो। तो जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, k-5 - 2k प्लस k-4
अच्छा ये लेस देन जीरो लगाना है ना यहाँ पे, क्या कर रहे हो, तो ये लेस देन जीरो हो जाएगा। ऊपर देखिए टू के माइनस के हो जाएगा माइनस के। अच्छा ये तो कट गया ना, देखो के प्लस के टू के, और टू के माइनस टू के कितना आ जाएगा, जीरो। तो ये के माइनस टू के कट गया, माइनस फाइव माइनस फोर हो जाएगा माइनस नाइन अपॉन के माइनस फाइव, दिस इज लेस देन जीरो। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस नाइन आ जाएगा, नीचे के माइनस फाइव रहेगा, और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। बस इसका आंसर आप डायरेक्टली बता सकते हो क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा के बिलोंग्स टू फाइव टू इंफिनिटी। वेवी कर्व लगाना तो वेवी कर्व लगा लो, ये पांच बना लिया आपने, ये वेवी कर्व बनाया, और ये वाला आपका पॉजिटिव पार्ट आ गया। ठीक है, सेकंड देखते हैं इसका अपन केस। ये फर्स्ट केस का आंसर आ चुका है, सेकंड केस का जो भी आंसर आएगा इसका और उसका अपन इंटरसेक्शन लेंगे। तो आपको क्या करना है, दूसरा एफ ऑफ टू नेगेटिव करना है। तो एफ ऑफ टू मतलब यहाँ पर आप टू रखेंगे एक्स की जगह, तो एक्स की जगह टू रखेंगे तो यहाँ पे टू स्क्वायर मतलब फोर आएगा, लिख दूं मैं, माइनस टू के अपॉन के माइनस फाइव इंटू टू, तो ये टू और टू के कितना, फोर के हो जाएगा ना, तो माइनस ऑफ फोर के अपॉन के माइनस फाइव। ओके, यहाँ पे x की जगह टू रख चुके हैं अपन, इधर देखेंगे के माइनस फोर अपॉन के माइनस फाइव, सो के माइनस फोर अपॉन के माइनस फाइव आ जाएगा। ओके, दिस शुड बी लेस देन जीरो। तो हम लोग क्या करेंगे, के माइनस फाइव एलसीएम ले लेंगे, फोर टाइम्स के माइनस फाइव माइनस फोर के प्लस के माइनस फोर, दिस इज लेस देन जीरो। तो ये हो जाएगा फोर के माइनस फोर फाइव सर ट्वेंटी माइनस फोर के प्लस के माइनस फोर अपॉन के माइनस फाइव। तो फोर के और माइनस फोर के तो कैंसिल होने वाले, कर देते ना, क्या दिक्कत है, कैंसिल हो रहे तो अच्छी बात है। फिर क्या बचेगा, के ऊपर के और माइनस ट्वेंटी माइनस फोर, दैट इज माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन के माइनस फाइव, दिस इज लेस देन जीरो। ओके, तो वेविकर मेथड ऐसे तो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो के बिलोंग्स टू फाइव से ट्वेंटी फोर, छोटा रूट से बड़ा रूट, क्योंकि दो ही फैक्टर है। लेकिन चलो आपको वेविकर बनाने की आदत है तो आप बिल्कुल बनाइए, लेस देन जीरो मतलब पाँच से चौबीस ये वाला इलाका आ जाएगा, तो फाइनली अपना आंसर आ जाएगा के बिलोंग्स टू पाँच से लेकर चौबीस। तो ये वाला आंसर और वो वाला आंसर जो अपन ने स्टार्टिंग में निकाला था, माइनस सॉरी पाँच से इन्फिनिटी और पाँच से चौबीस, आप इसका ओरली ले सकते हो इंटरसेक्शन। वो कह रहा है कि पाँच से इन्फिनिटी तक जाना है, और ये कह रहा है कि नहीं पाँच से चौबीस जाना है, तो कॉमन क्या आएगा, पाँच से चौबीस। ठीक है ना, अगर आप इंटरसेक्शन लेना चाहते हो तो बिंदास बनाइए। देखिए ये रहा फाइव, ये रहा चौबीस, पहला वाला क्या था, फाइव ओपन से लेकर इन्फिनिटी, दूसरा वाला था फाइव ओपन से लेकर ट्वेंटी फोर, तो कॉमन क्या आएगा, जो छोटा सेट होता है वही कॉमन आता है, तो फाइव से लेकर ट्वेंटी फोर, तो फाइनली अपने पास के आ जाएगा फाइव टू ट्वेंटी फोर। ठीक है, लिखिए यहाँ तक। हमारा टाइप सिक्स जो है वो टेक्निकली लास्ट होता है, क्योंकि टाइप सेवन तो बस नेम सेक के लिए पढ़ाया जाता है, इट इज़ वेरी इजी, है ना। तो एक ही बचा है अपना टाइप, टाइप सिक्स, उसका हल्का सा इंट्रोडक्शन लेंगे अपन, फिर मैं उसके चेक्स जो है वो आपको कल बताऊंगा, मतलब क्या चीज़ बोल रहा हूँ मैं आपको कल बताऊंगा। पहले इसको आप लिख लो, प्लीज राइट इट डाउन इफ यू हैवंट रिटन। बहुत मुश्किल लग रहा है क्या, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक इट इज इजी मैनेजेबल है ना, एकदम औकात से बाहर तो नहीं जा रहा ना कि सर पता नहीं इतना हाई फाई कंसेप्ट कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप ऐसा कुछ नहीं हो रहा हो, अगर किसी को लग रहा है तो मुझे बताएगा। ठीक है, एक्चुअली ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगता है बच्चों को, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई,
और मैं आपको एकदम ऑनेस्टली एक कन्फेशन बताता हूँ, एज अ स्टूडेंट मेरे को ये एक भी टाइप क्लास में समझ में नहीं आए थे, एक भी टाइप मेरे को समझ में नहीं आया था। उसका रीजन ये था कि मैं जिस कोचिंग में पढ़ता था वहाँ पे मैं लास्ट बेंच में बैठा करता था, एंड 11th में हम लोग क्या बड़े छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना आपकी तरह, तो मैं एकदम लास्ट में बैठता था और वहाँ पे 200 बच्चे होते थे क्लास में। कैन यू इमेजिन, 200 बच्चों की भीड़ में और टीचर पढ़ा जा रहा हो, टीचर बहुत फास्ट पढ़ाते थे और सबको समझ में आता था, पता नहीं आता था कि नहीं आता था, लेकिन ऐसा लगता था कि सबको आ रहा है, तो वो एक प्रेशर भी हो जाता है। तो काफ़ी टाइम लगा था इसको समझने में, फिर खुद से ही पढ़ के समझा, तो बाद में पता चला कि ये तो काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो एज अ स्टूडेंट आई यूज टू थिंक कि LOR बहुत मुश्किल है, बट फिर देखा तो पता चला कि लॉजिक है भाई, आपको खुद से सोचना है सर। ठीक है, तो वही है कि कोई भी टॉपिक में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है बस, एंड आई विल मेक श्योर कि आपको स्ट्रगल ना करना पड़े, सब कुछ मैं आपको आसानी से समझा दूँ। बस आपको क्लास में थोड़ा कंसंट्रेशन और रेगुलरिटी बना के रखनी है। ओके, आगे बढ़े। टाइप 6 क्या है कि एग्जैक्टली वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट lies in the interval D से लेकर E। ठीक है, कहने का मतलब क्या है वो अपन देखते हैं, अपन इसको पूरा डिटेल में कल ही पढ़ेंगे, आज मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा, लिटिल इंट्रोडक्शन, कि पढ़ो इसमें क्या लिखा है, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल D to E। इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो बेटा, ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। आप एक क्वाड्रेटिक बनाइए, पहले तो क्वाड्रेटिक बना लो, फिर उसके रूट्स आप बना लो। उसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। यस, तो आपको बोला है कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल D to E। तो डी, ये मान लो अल्फा है, मान लो अल्फा है, वो एक नंबर है D और एक नंबर है E, उसके बीच में लाई कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली एक ही रूट लाई करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि E यहाँ पर आ गया तो भी आप बोलो कि सर देखो ना अल्फा तो बीच में है ही, ना ना ना, फिर तो बीटा भी बीच में आ गया। आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि बस एक ही रूट बीच में आए, सिर्फ अल्फा, तो D से E। मतलब समझ गए आप क्या चल रहा है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता है कि बीटा के साथ ऐसा हो रहा हो, बट मैंने अल्फा के साथ करवा दिया। हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो बीटा के साथ, कि देखो ना, डी फॉर दिल्ली से लेकर ई फॉर एलिफेंट के बीच में बीटा आ रहा है, क्या दिक्कत है, बिल्कुल आ सकता है। बट अपन कोई एक केस पकड़ के चलते हैं, अल्फा पकड़ लेते हैं। अल्फा जो है वो दिल्ली और एलिफेंट के बीच में है, दिख रहा है आपको, अल्फा जो है वो डी और ई के बीच में है। अब अगर अल्फा डी और ई के बीच में है तो आप क्या कंडीशंस लगा सकते हैं, आप मेरे को बताएंगे, सोच कर देखिएगा, है ना। सर फर्स्ट तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, अच्छा ठीक है, एफ ऑफ ई नेगेटिव ओके एंड एफ ऑफ डी वुड बी पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, एफ ऑफ डी शुड बी पॉजिटिव बोल रहे हैं और एफ ऑफ ई शुड बी नेगेटिव, और डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, पॉजिटिव। पहली बात तो विनायक, आपने सब कुछ सही बताया है, लेकिन इसमें अपन है ना कुछ रिडक्शन कर सकते हैं। अगर आप बोल रहे हो कि एफ ऑफ ई नेगेटिव है, तो कोई भी नंबर पे अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाता है, इसका मतलब ये कंडीशन चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर चुका है। ये रहा आपका ग्राफ, देखो, ग्राफ एक्स एक्सिस ये नीचे है, नीचे एक्स एक्सिस है, ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है तभी तभी नेगेटिव आंसर आता है, अदरवाइज हमेशा आंसर पॉजिटिव होता है। देख रहे हैं आप, हमेशा लटका रहेगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। जैसे ही ये क्रॉस कर जाएगा तो आपको ये नेगेटिव वैल्यूज मिलने लगेगी, और ये नेगेटिव वैल्यूज अगर आपको मिलने लगेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप इसको कह सकते हो कि एफ ऑफ ई नेगेटिव है, इसका मतलब रूट्स तो आ रहे हैं, तो ये कंडीशन चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि रूट्स तो आ चुके हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सा तरीका है, सिंपल, कि अगर एफ ऑफ ई या कोई भी आपको एफ ऑफ समथिंग नेगेटिव लगाने की जरूरत पड़े, अगर आपको एफ ऑफ समथिंग नेगेटिव लगाने की जरूरत पड़े, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट लगाने की जरूरत नहीं। ये कंडीशन चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि भाई रूट्स तो आ रहे हैं, नेगेटिव वैल्यूज आ रहे हैं मतलब रूट्स आ रहे हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट वाला हटा दिया, ये वाली जो दो कंडीशन आपने बताई है एकदम सही बताई है, लेकिन मैं आपके लिए ना चीजें और आसान कर दूंगा। देखियो, एफ ऑफ डी पॉजिटिव होना चाहिए और एफ ऑफ ई नेगेटिव होना चाहिए। मैं क्या करूंगा पता है, मैं बोलूंगा कि इसको अपन सिंगल कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनीवन हु कैन हेल्प मी, आप क्या कर दो ना कि एफ ऑफ डी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अपने को नहीं पता कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है,
ऐसा भी तो हो सकता है यार, अरे यार ऐसा ग्राफ भी हो सकता है, देखो कि जो बीटा है ना वो दिल्ली और एलिफेंट के बीच में फंसा हो। सोचकर देखिए, बीटा जो है वो डी फॉर दिल्ली और ई फॉर एलिफेंट के बीच में फंसा हुआ हो। सोचो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में ये हो जाएगा कि डी फॉर दिल्ली पर जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव है। उस केस में आप क्या बोलोगे कि एफ ऑफ डी नेगेटिव है और ई पर जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव है ना। अब आप बोलोगे कि एफ ऑफ ई पॉजिटिव है, ठीक है। तो वो तो डिपेंड करता है कि कौन सा रूट एक्चुअली दिल्ली और एलिफेंट के बीच में फंसा हुआ है, डी और ई के बीच में है। तो हम लोग ये चीज लगा सकते हैं और ये चीज भी लगा सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप ध्यान से देखो, इनमें से एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई में से कोई एक तो पॉजिटिव है और कोई एक नेगेटिव है। चाहे केस वन हो चाहे केस टू, केस वन में वो प्लस माइनस हो गई और केस टू में माइनस प्लस हो गया। तो कंबाइंड कंडीशन अगर मैं आपसे पूछूं जो एक लाइन में इसको अपन लिख सकते हैं, वो क्या हो सकता है कि एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई दोनों में से कोई एक पॉजिटिव कोई एक नेगेटिव होगा, मतलब इनका प्रोडक्ट जो होगा एफ ऑफ ई और एफ ऑफ डी का, यही नेगेटिव हो जाए। सोचकर देखो, एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई अगर नेगेटिव हो गया तो ये दोनों कंडीशन अब जो मैंने आपको बताई है इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट नीड टू अप्लाई दीज टू कंडीशंस। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं कि कौन किसके बीच में फंसा है, कौन सा रूट दिल्ली और एलिफेंट के बीच में फंसा है। आप ये सोचो बस कि एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई अपन नेगेटिव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से निश्चित रूप से एक तो पॉजिटिव और एक तो नेगेटिव होगा, क्योंकि तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आ सकता है ना। या चाहे ये प्लस माइनस हो, चाहे ये माइनस हो और ये प्लस हो, बट होगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो डेफिनेटली अपने पास प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा। और ये कंडीशन अपने पास वहीं की वहीं प्रूव हो जाएगी। दिख रहा है, एफ ऑफ डी पॉजिटिव एफ ऑफ ई नेगेटिव और दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए, हो भी रहा है। अगर सेकंड वाला ग्राफ बना तो एफ ऑफ डी नेगेटिव और एफ ऑफ ई पॉजिटिव दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए, और हो भी रहा है। हो रहा है क्या? चलिए चलिए, अगर हो रहा है तो ये वाली कंडीशन जो है, सिर्फ इतनी कंडीशन नेसेसरी और सफिशिएंट है, खत्म। इसके अलावा कुछ और लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है अपने से कि डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव होगा, रूट तो आ रहा है, क्योंकि इसमें से कोई एक नेगेटिव हो गया। मान लो एफ ऑफ ई नेगेटिव हो गया, तो एफ ऑफ ई नेगेटिव हो गया मतलब ई पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और ई पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस कर चुका है, मतलब रूट्स है। और एफ ऑफ डी नेगेटिव हुआ मतलब डी पर नेगेटिव आ रही है, ग्राफ क्रॉस कर चुका है, ठीक है। और ये चीज चिल्ला चिल्ला के ये भी कह रही है कि डी और ई जो है, डी और ई जो है वो अल्फा के अगल बगल है, या अल्फा डी और ई के बीच में है, ठीक है। खैर, कहने की बात मेरी बस इतनी थी जो मैंने आपको बता दिया। आपको अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है, एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई को आप इंडिविजुअली मत लगाइए, कंबाइंड लगा दीजिए। इज इट ओके? चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन इसका कल सॉल्व करेंगे, टाइप 6 जो है। अभी ये सुनने में बड़ा आसान लगता है कि ये तो कितना इजी है सर, एक ही इसमें कंडीशन लग रही है ना। लेकिन इसमें ना दो तीन चेक्स लग जाते हैं, अब वो चेक्स जो होते हैं दे आर टाइम टेकिंग, एंड मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट, हाँ बोलो विनायक बोलो। Sir, then what about minus b by 2a? लगाने की जरूरत ही नहीं, माइनस बी बाई टू है, क्या लगाओगे बताओ। नहीं सोचो ना, सही कह रहे हो आप बिल्कुल जो बोल रहे हो अपन सोचेंगे उस बारे में। क्या करना चाहिए माइनस बी बाई टू ए के साथ? Sir, एक तो it should be less than that number or more than that number. नहीं Minus कोई, b by अरे 2. देखो, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना है ना। एफ ऑफ डी और एफ ऑफ ई का प्रोडक्ट नेगेटिव होने का मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब ये है कि डी और ई के बीच में एक रूट आ रहा है, डी और ई के बीच में एक रूट आ रहा है, क्योंकि डी पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और ई फॉर एलिफेंट पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव आपका ग्राफ ट्रैवल कर रहा है, देख रहे हो, ग्राफ पॉजिटिव से धीरे धीरे नीचे नीचे नेगेटिव जा रहा है। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल कर रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कहीं ना कहीं जीरो आता है ना। वाई की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वाई एक्सिस अपन प्लॉट करते हैं तो ये वाई जो है वो पॉजिटिव है और ये वाई जो है वो नेगेटिव है। तो आपका ग्राफ जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल कर रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं तो वो जीरो हो रहा होगा। और अगर बीच में वो कहीं ना कहीं जीरो हो रहा होगा तो डी और ई के बीच में रूट आ रहा होगा। बस अपने को यही देखना है कि जो एक रूट है वो डी और ई के बीच में फंसा हुआ है। इसके अलावा और कोई कंडीशन की जरूरत ही नहीं ना, माइनस बी बाई टू की अपन कंडीशन तब लगाते हैं जब जरूरत पड़ती है। यहाँ पे कोई कंडीशन की जरूरत ही नहीं। आपको इंश्योर थोड़ी करना है कि इसका जो वर्टेक्स है वो भी डी और ई के बीच में हो। वर्टेक्स कहीं पर भी हो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है भाई, वर्टेक्स कहीं पर भी हो, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वर्टेक्स की कंडीशन लगाएंगे ही नहीं यहाँ पे अपन, ठीक है। Okay, sir.
अच्छा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मॉड्यूल है ना, वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मॉड्यूल के साथ मिक्स है। तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ से चालू हो रहा है, मेरे ख्याल से 35 क्वेश्चन से चालू होता है, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट फिर भी 30 के अराउंड कहीं से चालू होता है। तो आप है ना फर्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट 20 क्वेश्चन। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू सॉल्व। अपना LOR खत्म हो चुका है, बस इसका क्वेश्चन करना है अपने को कल। ये जो टाइप नंबर 6 है, इसका क्वेश्चन करना है, और फिर अपन मॉड्यूल डिस्कस करके नया चैप्टर चालू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आपको मैंने मॉड्यूल का होमवर्क दे दिया, सबके पास मॉड्यूल है ना? किसी के पास नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको PDF भेज दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, एंड बाय एवरीवन।